हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? फटाफट से आ जाइए। और फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार एक्सट्रूलेट फिजिक्स बाय हारी सर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फटाफट से आ जाइए दोस्तों। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का एक सीरीज चलेगा वेव ऑप्टिक्स का, और जिसमें हम लोग वेव ऑप्टिक्स को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। वेव ऑप्टिक्स में अलग अलग साइंटिस्ट के क्या क्या अलग थ्योरीज थी, इनकी क्या मेरिट्स थी, क्या डीमेरिट्स थी, और किसकी थ्योरी सक्सेसफुल हो गई, किसकी थ्योरी फेल हो गई। ठीक है। और इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे, और हर एक साइंटिस्ट ने अपने क्या क्या व्यूज़ दिए, किस सिचुएशन में इनका व्यूज़ खराब हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो लाइट के बारे में दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में तो आप सब जानते हैं कि लाइट के पास डुअल करेक्टर होता है। मतलब लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है और लाइट के पास वेव नेचर भी होता है। कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइट को पार्टिकल नेचर मान के, बट कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइट को पार्टिकल नेचर मान के। जैसे लाइट को वेव नेचर मान के, लाइट को पार्टिकल नेचर मान के हम कुछ फिनोमिनाज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, है ना। तो ये सारे फिनोमिनाज एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, एक्स वाई जेड। वेव नेचर मानकर हम कुछ फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो गया, जैसे कि स्कैटरिंग हो गया, जैसे इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट हो गया, जैसे डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया। तो ये सारे फिनोमिनास लाइट को वेव मान के एक्सप्लेन किए जाते हैं। तो हालांकि प्रेजेंट टाइम में, और साइंटिस्ट नेम आइंस्टीन आइंस्टीन ने एट द लास्ट, आखिरी में आइंस्टीन ने एक अपनी थ्योरी दी जिसको बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट का डुअल नेचर। और उसने बताया कि लाइट के पास दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है और वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। तो चलिए हम लोग लाइट के वेव नेचर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, और पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे, कर चुके हैं ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स के अंदर। तो आज हम लोगों का वेव नेचर आ गया, वेव नेचर ऑफ लाइट। अपने वेव नेचर ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ साइंटिस्ट की थ्योरीज के बारे में समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो लाइट की स्टडी की, हालांकि लाइट की स्टडी तो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? न्यूटन साहब का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। न्यूटन साहब ने ही बताया कि लाइट एक लीनियर पाथ में ट्रेवल करती है या एक रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करती है। तो लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का सबसे पहला प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन साहब ने बताया था कि लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन करती है, मतलब सीधी रेखा में चलती है। तो न्यूटन की एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ये न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी ये बताती है कि न्यूटन ने माना कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है, और इस पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया कॉर्पस्कल। और ये कॉर्पस्कल कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, मासलेस होते हैं, और कैसे होते हैं दोस्तों? स्टैटिक होते हैं। तो इनके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला तो ये कि आप जानते हैं कि न्यूटन को, आइजैक न्यूटन को फादर ऑफ मैकेनिक्स बोला जाता है, यांत्रिकी का पितामह भी बोला जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था ऑप्टिका। इनके द्वारा लिखी गई बुक है जिसका नाम है ऑप्टिका। और इस ऑप्टिका को अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने पूरी तरीके से नहीं पढ़ा है। हालांकि न्यूटन साहब के जो स्टूडेंट्स थे, जो न्यूटन साहब के अंडर में रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने ही सिर्फ 35 से 40% तक ऑप्टिका को ही समझ पाए हैं। बाकी ऑप्टिका इस बुक को पूरी तरीके से कोई नहीं समझ पाया है। 35% से लेकर 45% तक लोग ही स्टूडेंट्स इनके समझ पाए हैं। कहा जाता है कि अगर किसी भी साइंटिस्ट ने इस बुक को अगर 100% समझ लिया, 100% समझ लिया, तो वो सारे रहस्यमय चीजें जो अभी तक आपके सामने हैं, जिसकी अभी तक मिस्ट्री खुली नहीं है, जैसे बरमुडा ट्रायंगल हो गया, ब्लैक होल के बारे में हो गया, और क्वांटम एनलाइटमेंट हो गया। तो बहुत ढेर सारे हमारे एक मिस्ट्रीज है, फिनोमेना है, जो आपको देखने को मिलती है, या आप इसके बारे में सुनते चले आ रहे होंगे। तो कहा जाता है कि जिस साइंटिस्ट ने इस ऑप्टिका को पूरी तरीके से पढ़ लिया, वो हर मिस्ट्री को सॉल्व कर लेगा, हर मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी उसकी। साइंस से जितनी भी मिस्ट्री है, साइंस रिलेटेड जितनी भी मिस्ट्री, सारी सॉल्व हो जाएगी। इन्होंने सपोर्ट किया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट किया। इन्होंने ये माना कि जो लाइट होती है, जो लाइट की रेज होती है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, कणों से मिलकर बनी होती है।
और इस कणों का नाम इन्होंने रखा कॉर्पिस्कल। क्या नाम रखा दोस्त? कॉर्पिस्कल नाम रखा। इन्होंने क्या बोला कि एवरी लाइट सोर्स इमिट स्मॉल पार्टिकल्स, हर एक प्रकाश का स्रोत एक छोटे छोटे कणों को उत्सर्जित करता है। और ये कण कैसे होते हैं? रिजिड, स्टैटिक और मासलेस। कॉन्टिन्यूअसली, मतलब ये जो पार्टिकल होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली इमिट होते रहते हैं। सच पार्टिकल इज कॉल्ड कॉर्पस्कल। इन पार्टिकल को क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कल बोला जाता है। इन्होंने क्या एज्यूम किया? इन्होंने ये एज्यूम किया कि लाइट की जो स्पीड होती है वो किसी मीडियम में सबसे ज्यादा होती है और एयर में लाइट की स्पीड सबसे कम होती है। इन्होंने एज्यूम किया कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फौकल्ट, उन्होंने 1850 में ये प्रूव कर दिया कि लाइट की स्पीड एयर में सबसे ज्यादा होती है और किसी मीडियम में सबसे कम होती है। मतलब एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और किसी मीडियम में जब लाइट की रेस जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था बाय द रोटेटिंग मिरर एक्सपेरिमेंट। फौकल्ट ने रोटेटिंग मिरर एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस बात को प्रूव कर दिया था कि स्पीड की लाइट एयर में ज्यादा होती है और किसी मीडियम में कम हो जाती है। इसके बाद उन्होंने और क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम कॉर्पस्कल बोलते हैं, जब ये हमारे आंखों की रेटिना पे आती हैं, आंखों की रेटिना पे आती हैं, दे प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करती हैं। इनका और कहना था कि ही सजेस्ट डिफरेंट साइज कॉर्पस्कल प्रोड्यूसेस डिफरेंट कलर ऑफ लाइट। इन्होंने बोला कि जो कॉर्पस्कल्स होते हैं ना, इनका साइज अलग अलग होता है और अलग अलग साइज के जो कॉर्पस्कल्स होते हैं वो अलग अलग लाइट की कलर्स इमिट करते हैं। इन्होंने ये भी माना कि दीज पार्टिकल्स आर रिपल्ड बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये पार्टिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिपल्ड हो जाते हैं और ट्रांसपेरेंट सरफेस से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है दीज पार्टिकल्स आर रिपल्ड बाय रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड अट्रैक्टेड बाय द ट्रांसपेरेंट मीडियम। अकॉर्डिंग टू न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में इतने पॉइंट्स न्यूटन ने बताए जो इनकी कॉर्पस्कुलर थ्योरी, इनके पार्टिकल नेचर को क्या बोलती है? प्रूव होती है। और ये भी आप लिख लीजिएगा कि लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था? सबसे पहले एक्सप्लेन किया था न्यूटन साहब ने। बताया था कि लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है, मतलब सीधी रेखा में चलती है। तो लास्ट पॉइंट अच्छी तरह समझिएगा, दीज पार्टिकल्स आर रिपल्ड बाय रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड अट्रैक्टेड बाय ट्रांसपेरेंट सरफेस या ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, क्लियर है? तो ये सारी हमारी क्या थी? न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी जो हमने शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने लिख दी है। आपको बहुत ही बड़ा, हालांकि आप इसको पढ़ने बैठेंगे तो 3 से 4-5 पेजेस का तो सिर्फ न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी है, तो उसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ताकि आपको पूरा पढ़ने की कोई जरूरत ना पड़े। और सारे मेन पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो पहले हम बात करेंगे न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी की कुछ मेरिट्स के बारे में कि इनकी क्या क्या मेरिट्स थी और इनकी क्या क्या डीमेरिट्स थी। बने रहिए। देखो दोस्तों, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी की बहुत ज्यादा कोई मेरिट्स नहीं थे, लेकिन उन्हें एक आधारशिला रख दी कि लाइट को पार्टिकल नेचर मान लिया। ये आधार बेस बन गया न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी से कि लाइट एक पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करती है, मतलब लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। इनके मेरिट्स में सबसे पहले ये है कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सबसे पहला इनका मेरिट ये है कि इन्होंने बता दिया कि लाइट एक सीधी रेखा में चलती है, एक सीधी रेखा में गमन करती है, जिसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन्होंने कैसे प्रूव किया? इन्होंने प्रूव किया बाय द मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन, परावर्तन, और रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, दो ऐसी घटनाएं हैं जो इस बात का प्रमाण करती हैं, इस बात को प्रूव करती हैं कि लाइट रेस एक स्ट्रेट पाथ में चलती है। तो याद रखिएगा, दो फिनोमेना कंफर्म करती है कि लाइट एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, लेकिन यही बात वेव थ्योरी गलत साबित कर देती है। वेव थ्योरी बोलती है कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल नहीं करती है। और सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन यही है कि लाइट के पास दोनों कैरेक्टर हैं, पार्टिकल कैरेक्टर भी है और वेव की कैरेक्टर भी है। पार्टिकल कैरेक्टर मानेंगे तो ठीक है कि लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है, लेकिन अगर आप इसको वेव कैरेक्टर मान के करेंगे, कि वेव नेचर मान के करेंगे, तो ये बात पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। ये बात पूरी तरीके से गलत कहां होगी? डिफ्रैक्शन के फिनोमेना में ये बात पूरी तरीके से गलत हो जाती है। सेकंड इनकी मेरिट क्या थी? एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन सेपरेटली।
इन्होंने एक सरफेस पे रिफ्लेक्शन की फिनोमेना को अलग एक्सप्लेन किया और रिफ्रैक्शन की फिनोमेना को अलग एक्सप्लेन किया। लेकिन आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन एक ही सरफेस पे होने वाली दो फिनोमेना है, एक ही तल पर होने वाले दो फिनोमेना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है या कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो आप क्या समझते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या 100% लाइट रेज रिफ्लेक्ट कर जाती है? नहीं। इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मान लीजिए आपके सामने कोई सरफेस है और कोई लाइट रेज ऐसे आ रही है। जब लाइट रेज आती है तो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट कर जाता है और कुछ पार्ट इसका क्या कर जाता है, ट्रांसमिट कर जाता है। तो एक ही सरफेस पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन की घटना हो रही है। लेकिन इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि इन्होंने एक ही सरफेस पे रिफ्लेक्शन को अलग एक्सप्लेन किया और रिफ्रैक्शन को अलग एक्सप्लेन किया। ये नहीं बता पाए कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक ही सरफेस पे होने वाले दो फिनोमिना हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन सेपरेटली बाय अप्लाइंग द लॉज ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के लॉज को अप्लाई करके इन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को अलग अलग एक्सप्लेन किया। तो यही दो, सिर्फ आप कोई भी ग्रेजुएशन की भी बुक उठाएंगे या कोई अच्छी बुक अगर उठाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के ज्यादा कुछ मेरिट्स नहीं है, लेकिन डीमेरिट्स बहुत ढेर सारे हैं। इनके बहुत ढेर सारे डीमेरिट्स हैं। तो अब हम चलते हैं डीमेरिट्स ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। बने रहिए फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारा डीमेरिट्स है, न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के कुछ डीमेरिट्स हैं। और सबसे पहला डीमेरिट्स तो यही है कि इन्होंने ये बोल दिया कि लाइट की स्पीड मीडियम में ज्यादा होती है, एयर में कम होती है। तो सबसे पहले डीमेरिट तो यही है कि इन्होंने माना कि स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और इसको बाद में रेक्टिफाई किसने किया? इसको बाद में रेक्टिफाई किया था फोकल्ट नाम के साइंटिस्ट ने, रोटेटिंग मिरर एक्सपेरिमेंट यूज करके। रोटेटिंग मिरर एक्सपेरिमेंट यूज करके इन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि लाइट की जो स्पीड होती है वो एयर में सबसे ज्यादा होती है, और जैसे ही लाइट किसी मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। सेकंड इनकी डीमेरिट्स ये थी कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन, इमिशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट की कुछ घटनाएं होती हैं, लाइट के कुछ फिनोमेनास होते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, इमिशन मतलब उत्सर्जन, इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन मतलब विवर्तन और पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण। तो प्रकाश की कुछ घटनाओं को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इमिशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि ये सारे फिनोमेनास एक्सप्लेन होते हैं जब हम लाइट को वेव नेचर मान लेते हैं। तीसरा, थर्ड इनका डीमेरिट ये था कि अनएबल टू एक्सप्लेन साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अच्छा, ये साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जबकि आज प्रेजेंट टाइम में हम सब ये जानते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक ही सरफेस पे होने वाले दो फिनोमेना हैं। आप रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को अलग अलग मत मानिएगा, एक ही सरफेस पे ये लाइट के दो फिनोमेना हो जाते हैं। जबकि न्यूटन ने ये माना कि एक ही सरफेस पे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना अलग होता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना अलग होता है। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अनएबल टू एक्सप्लेन साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक ही होने वाले, एक ही सरफेस पे या एक ही तल पर, एक ही सरफेस पे होने वाले प्रकाश के दो नए नए फिनोमेना हैं, प्रकाश की नई दो घटनाएं हैं। थर्ड, इनका फोर्थ पॉइंट क्या था, इनकी डीमेरिट्स क्या थी? सजेस्टेड आइडिया। इन्होंने ये जो आइडिया सजेस्ट किया था, कौन सा आइडिया सजेस्ट किया था? कि डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पस्कल्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। ये साइंटिफिकली डिस्प्रूवन हो गया था बाय द यंग, थॉमस यंग। थॉमस यंग ने अपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इस बात को डिस्प्रूव कर लिया था कि डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पस्कुलर्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट कलर। तो ये बात भी इनकी पूरी तरीके से क्या हो गई थी, गलत हो गई थी। सजेस्टेड आइडिया दैट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट resulted from different size of particles was also disproven by Thomas Young's with his experiment, Young double slit experiment। और फिफ्थ इनका डीमेरिट ये था कि unable to explain the wave nature of light। न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ये लाइट को पार्टिकल नेचर मान के ही एक्सप्लेन की गई थी, और इन्होंने लाइट को पार्टिकल नेचर माना था। तो ये लाइट को वेव नेचर इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लाइट के पास वेव नेचर भी होता है।
तो ये वेव नेचर को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे, अनएबल टू एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ लाइट। तो इतनी डीमेरिट्स के बाद और इन्हीं के समय इन्हीं के साथ काम करने वाले एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हाइगेंस, हाइगेंस ने अपनी कुछ थ्योरी दी और हाइगेंस ने यह बताया कि लाइट वेव नेचर होती है, लाइट के पास वेव नेचर होता है। हाइगेंस की सबसे बड़ी डीमेरिट्स ये थी कि हाइगेंस ने लाइट को सिर्फ वेव नेचर माना। इन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर माना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर माना। यही इनकी सबसे बड़ी क्या थी, डीमेरिट्स बन गई। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेंस थ्योरी। तो न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बाद आपके सामने आती है हाइगेंस की वेव थ्योरी, जिनके कुछ की पॉइंट्स हैं, इनकी भी कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन में छोटी छोटी चीजें आपको समझना पड़ेगा। देन उसके बाद हम लोग आ जाएंगे हाइगेंस। हमारा मेन टॉपिक है वेव थ्योरी की। जब कभी भी बात होती है तो हाइगेंस की वेव थ्योरी की बात होती है, चाहे क्लास 12th की बात हो या ग्रेजुएशन में हो। तो वेव थ्योरी के मतलब हाइगेंस की वेव थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। तो हाइगेंस की वेव थ्योरी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हाइगेंस की वेव थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और साथ ही साथ इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। दोस्त बने रहिए। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाइगेंस की वेव थ्योरी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सबसे अब आ जाता है हाइगेंस की वेव थ्योरी। तो हाइगेंस की वेव थ्योरी में हाइगेंस ने लाइट को वेव नेचर एक्सेप्ट किया। इन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया कि लाइट को पार्टिकल नेचर, मतलब लाइट की पार्टिकल नेचर भी होता है। ही डिनाइड। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस ही वाज द फर्स्ट, ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे हु सजेस्टेड द वेव नेचर ऑफ लाइट। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने लाइट को सबसे पहले वेव नेचर माना था। हाइगेंस याद रखिएगा। तो ही वाज द फर्स्ट हु सजेस्टेड वेव नेचर ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। इन्होंने क्या मान लिया, लाइट को मैकेनिकल वेव मान लिया। और जो इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही बन गया, क्योंकि इन्होंने लाइट को मैकेनिकल वेव मान लिया। और आप जानते हैं मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। दो तरह की वेव होती हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव जिनको चलने के लिए मीडियम के पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है। एक सेकंड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनको हम बोल सकते हैं नॉन मैकेनिकल वेव, जिनको चलने के लिए या प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, ऑल्दो ये वैक्यूम के साथ साथ किसी न किसी मीडियम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, ये वैक्यूम में भी प्रोपोगेट करेंगे और मीडियम में भी प्रोपोगेट करती हैं। लेकिन मैकेनिकल वेव सिर्फ और सिर्फ किसी न किसी मीडियम में ही प्रोपोगेट करेंगी। और इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही बन गया कि इन्होंने लाइट को मैकेनिकल वेव मान लिया। दो तरह की मैकेनिकल वेव होती है, आपको पता होगा। एक आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा आपका होता है ट्रांसफर वेव्स। दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें जब एक वेव चलती है, मतलब वेव का जब प्रोपोगेशन होता है, जैसे मान लीजिए वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो मीडियम के पार्टिकल वेव के चलने के डायरेक्शन में क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, ऐसे मोशन करते हैं। तो याद रखिएगा, इफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव्स टू एंड फ्रो along the direction of wave, then this kind of wave is called longitudinal wave। और एक बात समझने वाली ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अपनी मीन पोजीशन छोड़ के नहीं जाते, अपने जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो बगल वाले पार्टिकल को टक्कर मारते हैं और कोलाइड करके अपने पूरा कोलिजन, पूरा मोमेंटम ट्रांसफर कर देते हैं। और जब ट्रांसफर करते हैं तो ये एनर्जी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो अगर मीडियम के पार्टिकल वेव की चलने के डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, तो इस तरह की वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग के एक एंड को आप दीवार से बांध दीजिए, दूसरे एंड पे आप ऐसे वेव्स प्रोड्यूस करिए, तो ये कौन सी वेव होंगी? ये भी आपकी कौन सी वेव होंगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एक और एग्जांपल होता है साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पे इन्होंने क्या एज्यूम कर लिया कि इज अ मैकेनिकल वेव, लाइट वेव इज अ मैकेनिकल वेव, बट ये एक ऐसी मैकेनिकल वेव है जो किसी पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी है, बट इट इज नॉट अ मेड अप ऑफ अ पार्टिकल। अब सोचने वाली है कि कौन सी ऐसी मैकेनिकल वेव है जो पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी हुई है। खैर, ही सजेस्ट
लाइट वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन नेचर। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही हो गया कि इन्होंने लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव मान लिया। जब इन्होंने लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव मान लिया, तभी एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाइट के पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्योंकि लाइट के पोलराइजेशन को तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम ये मानेंगे, और ये होता है कि लाइट के पोलराइजेशन को तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब लाइट को हम एज्यूम करेंगे लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसफर नेचर की वेव होती है। ये ट्रांसफर नेचर की वेव क्या होती है? जिसमें मीडियम के पार्टिकल वेव की डायरेक्शन या वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन मूव करते हैं। जैसे मान लीजिए कि वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और मीडियम के पार्टिकल ऐसे 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 क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं, अपनी मीन पोजीशन से अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। तो इस तरह की वेव को बोलते हैं ट्रांसफर वेव्स, और इस तरह की वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हाइगेंस ने माना ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, जबकि वास्तविकता में लाइट होती है ट्रांसफर वेव की नेचर होती है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनका यही बन गया। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ही सजेस्ट लाइट वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन नेचर। मैकेनिकल वेव नीड्स मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। मैकेनिकल वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रोपोगेशन के लिए। किसी भी मैकेनिकल वेव की स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर e अपॉन रो m। यहाँ पे e को बोला जाता है इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। किसी भी मीडियम की इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्था। तो किसी भी माध्यम की प्रत्यास्था E होती है, किसी भी माध्यम की प्रत्यास्था, और रो m को बोला जाता है मास डेंसिटी। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद इनका दूसरा पॉइंट क्या है? ही गेव द हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ल्यूमिनिफेरस ईथर। इन्होंने एक हाइपोथेटिकल मीडियम की कल्पना करी, एक हाइपोथेटिकल मीडियम की कल्पना करी। इन्होंने सोचा कि पूरी यूनिवर्स में हो सकता हो कोई एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जिसका नाम ल्यूमिनिफेरस ईथर है। इन्होंने इसका क्या नाम रखा? ल्यूमिनिफेरस ईथर। और उन्होंने बोला कि इसी ईथर इसी माध्यम से, इसी ल्यूमिनिफेरस ईथर माध्यम से लाइट वेव हमारे अर्थ के सरफेस तक आती है। तो इन्होंने क्या एज्यूम किया? ही गेट द हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड ल्यूमिनिफेरस ईथर। लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय माइकलसन एंड मोरले। बाद में माइकलसन एंड मोरले नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि इस तरह का कोई भी मीडियम यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। तो याद रखिएगा, लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय द माइकलसन एंड मोरले शोज देयर इज नो मीडियम लाइक ईथर। ईथर नाम का कोई भी मीडियम नहीं है। तो यहां पे ये सबसे बड़ा क्या हो गया? इनका डिस्प्रूवन हो गया। He assumed light wave as a sound wave। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इनका यही हो गया कि इन्होंने क्या मान लिया? लाइट वेव एक साउंड वेव है। वजह क्या है? वजह मैं बताता हूं। क्योंकि हाइगेंस से के पहले और हाइगेंस के साथ साथ न्यूटन ने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी, और न्यूटन ने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी से यह बता दिया कि रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है और रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। और इससे पहले साउंड में भी क्या होता है? रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। तो हाइगेंस ने ये कल्पना लगा ली कि लाइट वेव में भी रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होता है, और साउंड में भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाइट वेव साउंड वेव की तरह ही है। तो इनको सबसे बड़ा सोचना यही था कि इन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि लाइट वेव एज अ साउंड वेव, जो कि सबसे रॉन्ग इनका मानना था, सबसे गलत इनका मानना था। और एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि ये बात पूरी तरीके से गलत है। कौन सा एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है? कौन सा फिनोमिना ये प्रूव करता है कि लाइट वेव इज नॉट अ साउंड वेव? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रकाश का ध्रुवण एक ऐसी घटना है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि लाइट वेव इज नॉट अ साउंड वेव। ठीक है दोस्तों, तो ये की पॉइंट्स थे हाइगेंस की वेव थ्योरी के। अब हम लोग देखेंगे हाइगेंस की कुछ इंपॉर्टेंट मेरिट्स और हाइगेंस थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स। बस बने रहिए और आप सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से नोट भी करते चलिएगा। बने रहिए फ्रेंड्स। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे मेरिट्स ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी। हाइगेंस की वेव थ्योरी के ज्यादा मेरिट्स नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट ये इनका कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उन्होंने लाइट को वेव नेचर माना था। और वेव नेचर मान के इन्होंने दो फिनोमेना तो एक्सप्लेन कर ही दिए थे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का विवर्तन। हालांकि इन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया था, मतलब परावर्तन और अपवर्तन को भी इन्होंने अपनी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर दिया था। इनका मेरिट्स क्या है कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट इज हेल्पफुल टू एक्सप्लेन द फिनोमिना एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन।
ये 4 फिनोमिना इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था अपनी वेव थ्योरी से। मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन भी इन्होंने प्रूव कर दिया था, लाइट का रिफ्रैक्शन भी प्रूव कर दिया था, इंटरफेरेंस भी प्रूव कर दिया था और डिफ्रैक्शन का फिनोमिना प्रूव कर दिया था। रिफ्लेक्शन कैसे प्रूव किया था? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करके इन्होंने प्रूव कर दिया था। रिफ्रैक्शन उन्होंने कैसे प्रूव कर दिया था? स्नेल्स लॉ sin i अपॉन sin r बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम से इन्होंने रिफ्रैक्शन का फिनोमेना प्रूव कर दिया। इंटरफेरेंस का पैटर्न ऑब्टेन कर लिया, डिफ्रैक्शन का पैटर्न ऑब्टेन करके इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि लाइट इज अ वेव नेचर। सेकंड इनका क्या मेरिट्स है कि फिनोमिनन ऑफ पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैन बी सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द हाइगेंस वेव थ्योरी। हाइगेंस ने अपनी वेव थ्योरी में पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया। मतलब आंशिक परावर्तन और आंशिक अपवर्तन की घटना को भी इन्होंने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन कर दिया। किस एग्जांपल की थ्योरी आपको समझाएं हम? ये समझाएंगे हम आपको थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस, तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमेना है, ये इंटरफेरेंस पे बेस्ड एक ऐसा फिनोमेना है जिससे इन्होंने ये बता दिया कि एक सरफेस पे या ट्रांसपेरेंट मीडियम पे लाइट रेस पार्शियल रिफ्लेक्ट भी होती है और पार्शियल रिफ्रैक्ट भी होती है। मतलब आंशिक परावर्तन भी होता है और आंशिक अपवर्तन होता है। ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस के जरिए इस बात का सबूत मिलता है, प्रमाण मिलता है। तो याद रखिएगा ये हमारे दो इंपॉर्टेंट मेरिट्स हैं। किसकी? हाइगेंस वेव थ्योरी के दो इंपॉर्टेंट मेरिट्स हैं, लेकिन इनके भी डीमेरिट्स बहुत ज्यादा हैं। जैसे न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी की मेरिट्स बहुत ज्यादा थे, इसी तरह से इनके भी डीमेरिट्स बहुत ज्यादा हैं। चलते हैं, अब हम देखेंगे इनके डीमेरिट्स क्या क्या हैं। बने रहिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी। हाइगेंस वेव थ्योरी की कुछ अपने डीमेरिट्स थे और इसमें इनका सबसे पहले डीमेरिट्स आता है डिड नॉट सपोर्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इन्होंने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट ही नहीं किया, मतलब पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। इन्होंने माना कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता ही नहीं है। इन्होंने लाइट को सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर माना, जो इनका सबसे बड़ा डीमेरिट था। सेकंड इनका डीमेरिट क्या था कि अनएबल टू एक्सप्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। मतलब ये लाइट की कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे प्रकाश का ध्रुवण, जैसे अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण, उत्सर्जन, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव। ये कुछ ऐसे फिनोमिना होते हैं लाइट के जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। थर्ड, Michelson and Morley experiment proved that there is no ether-like medium in a universe. इन्होंने ये एक हाइपोथेटिकल मीडियम की कल्पना करी थी जिनका नाम था ल्यूमिनिफेरस ईथर। इन्होंने बोला था कि हो सकता हो यूनिवर्स में ल्यूमिनिफेरस ईथर नाम का कोई मीडियम हो जिससे लाइट हमारी तक आ रही है, क्योंकि उन्होंने लाइट को एक मैकेनिकल वेव मान लिया था और इनको पता था कि मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव है जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो इस उन्होंने हाइपोथेटिकल मीडियम की कल्पना कर ली थी, लेकिन माइकलसन एंड मोरले ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव कर दिया कि यूनिवर्स में ईथर नाम का कोई भी मीडियम नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या है? ही एज्यूम लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन्होंने एज्यूम कर दिया था कि लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में मैंने आपको बताया है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है। लॉन्गिट्यूडनल वेव आप ऐसे समझिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। और एग्जैक्टली पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं करते, बस अपनी मीन पोजीशन पर रहकर वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं और अपने नेबरिंग पार्टिकल को टक्कर मार के अपना पूरा मोमेंटम ट्रांसफर कर देते हैं। इसी तरह से नेबरिंग पार्टिकल वो एनर्जी गेन कर लेता है, फिर अपना नेबरिंग पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, फिर वो बगल के पार्टिकल को टक्कर मारता है। इस तरह से ये प्रोसेस चलता चला जाता है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म में प्रोपोगेट होता जाता है। तो ही एज्यूम लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, दैट्स व्हाई नॉट एक्सप्लेन्ड पोलराइजेशन। इन्होंने क्योंकि लाइट को एक लॉन्गिट्यूडनल वेव मान लिया था, इस वजह से ये लाइट के एक फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए जिनका नाम था पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बट एक्सपेरिमेंट शोज दैट, एक्सपेरिमेंट इस बात की गवाही देता है कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या यूं कह सकते हैं कि लाइट, जिसको हम विजिबल रे भी बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है, एक हिस्सा है।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस नेचर की होती है? ट्रांसवर्स नेचर की होती है। तो जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे वो यूवी रेज हो, आईआर रेज हो, रेडियो वेव हो, एक्स रेज हो और आपका गामा रेज हो, चाहे आपका माइक्रोवेव हो, रेडियो वेव हो, विजिबल रीजन की वेव हो, ये सारी कैसी होती हैं? ट्रांसवर्स नेचर की वेव होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी ट्रांसफर नेचर की वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का फिनोमेना सबसे पहले दिया था मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने। मैक्सवेल ने हाइगेंस की वेव थ्योरी को सपोर्ट किया था, लेकिन उन्होंने ये बोला कि हाइगेंस के अकॉर्डिंग लाइट एक ट्रांसफर वेव, लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इन्होंने बोला नहीं, लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, लाइट एक ट्रांसफर नेचर की वेव है। मतलब लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। फिफ्थ क्या था? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी। वेव की थ्योरी से लाइट की रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कभी कभी आपके सामने क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश का कौन सा ऐसे घटना है, प्रकाश की कौन सी दो ऐसी घटना है जिसे हम लाइट के वेव नेचर मान के भी प्रूव कर सकते हैं और पार्टिकल नेचर मान के भी प्रूव कर सकते हैं, बताइए। तो याद रखिएगा, दो ऐसे फिनोमेना होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, ये दो ऐसे फिनोमेना हैं जिनको हम पार्टिकल नेचर मान के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और वेव नेचर मान के भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डीमेरिट्स हो गया, हाइगेंस की वेव थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट डीमेरिट्स आपके सामने हैं। तो अब इसके बाद आती है थ्योरी मैक्सवेल साहब की। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने बताया कि लाइट हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, ट्रांसफर वेव्स है, मतलब ट्रांसफर नेचर की वेव है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम लोग देखेंगे मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, बने रहिए। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए, मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में, ये 1873 में आई हुई थ्योरी थी। इन्होंने सपोर्ट किया, ही सपोर्ट हाइगेंस वेव थ्योरी। इन्होंने हाइगेंस की वेव थ्योरी का सपोर्ट किया, बट एज्यूम लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट हाइगेंस ने क्या एज्यूम कर लिया था? हाइगेंस ने एज्यूम किया था कि लाइट हमारी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेकिन मैक्सवेल ने क्या एज्यूम किया? लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ट्रांसवर्स नेचर की है। Okay, he explained the electromagnetic wave is the combination of electric field and magnetic field vector. इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सप्लेन किया, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या? इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मतलब ऐसा होता है कि किसी एक फील्ड को अगर हम प्रोड्यूस कर दें, अगर एक फील्ड टाइम वेरिंग होगी तो दूसरी फील्ड भी क्या होगी? प्रोड्यूस हो जाएगी, टाइम वेरिंग बन जाएगी। जैसे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसी तरह से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्हें साइमल्टेनियसली एक फील्ड दूसरे फील्ड को म्यूचुअली प्रोपोगेट करती चलती है या प्रोड्यूस करती चलती है। जैसे एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स। इन एलसी ऑसिलेशन में भी क्या होता है? एल मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर, एक सर्किट जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों लगा है। तो एक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिक्रीज करता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगता है। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइमल्टेनियसली एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए आगे की तरफ प्रोपोगेट करती हैं। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करता है, और जैसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो साइमल्टेनियसली मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, और ये आगे की तरफ क्या करेंगी? प्रोपोगेट करती चली जाएंगी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव का प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में। अब वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? ई टू बी, मतलब ई क्रॉस बी से निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आएंगे, और थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एस को बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, और पॉइंटिंग वेक्टर आपको बताता है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बताता है। इसका फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू ई क्रॉस एच। ई को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एस को बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, और एच को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोली जाती है। ये एक्सटर्नल फील्ड की प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स, ठीक है।
और आपको पता है H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट होता है, H इज इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। यहाँ पे H को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और B को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बोला जाता है, इसको फ्लक्स डेंसिटी भी बोला जाता है, और म्यू नॉट को बोला जाता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमेबिलिटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, फ्री स्पेस की परमेबिलिटी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होती है। अब इसकी यूनिट मुझे आप लोग कमेंट करके बताइए इसकी यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स। चलिए, तो इसका मतलब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक दूसरे को आपस में प्रोड्यूस करते हुए आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रही हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से प्रोपोगेट करती हैं। ओके, तो यहां पे आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो आपस में क्या करती है, ऑसिलेट करती है, मतलब एसएचएम करती है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के सेम फेज में होते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपनी पीक पोजीशन पे होता है, उसी वक्त मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी अपनी पीक पोजीशन पे होता है, मतलब दोनों सेम फेज में वाइब्रेट करती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का आपका एसएचएम का इक्वेशन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के एसएचएम का इक्वेशन है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के एसएचएम का इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, Bt is equals to B naught sin omega t और Et is equals to E naught sin omega t। ये किसी टाइम t पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी होती है B naught, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, E naught है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और sin ओमेगा t बता रहा है कि दोनों कैसी है, साइनोसॉइडल होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होती है वो कैसी होती है, साइनोसॉइडल होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, c इज इक्वल्स टू होता है E नॉट अपॉन B नॉट। हालांकि स्पीड ऑफ लाइट का एक और बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला है, वो भी आप याद रखिएगा, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एप्सिलॉन नॉट डॉट म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है फ्रेंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट को बोला जाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बहुत बढ़िया। इसमें आप ये देखिए, ये जो पॉइंटिंग वेक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है E, this electric field vector is responsible for the sensation of vision। तो sensation of vision के लिए which field is responsible, electric field vector is responsible। तो यहाँ पे लिखा हुआ है electric field component excuse me, electric field component is responsible for the sensation of vision। तो याद रखिएगा, इस पॉइंटिंग वेक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होता है वो किसके लिए रिस्पांसिबल होता है, वो रिस्पांसिबल होता है सेंसेशन ऑफ विजन के लिए रिस्पांसिबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी में यही है, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरे आपस में क्या होती है, ये सब आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। पॉइंटिंग वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी H सब आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगे दोस्त। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। और ये किसकी डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये EM वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, EM वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, EM वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक आप इसको अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम, जिसमें ढेर सारी वेव्स आएंगी अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी, और इसको वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज करते हैं। फिर देखेंगे इसकी क्या मेरिट्स है, मतलब इनकी थ्योरी की क्या मेरिट्स है, इनकी थ्योरी की क्या डीमेरिट्स है। बने रहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ब्रॉड स्पेक्ट्रम। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपकी देखा जाए तो कई रेज आती है, कई वेव्स आती हैं, जैसे गामा रेज आ गई, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, IR, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। हालांकि मैं आपको इंडिविजुअल करके सबको एक्सप्लेन करूंगा। गामा रेस के बारे में अलग एक्सप्लेन करूंगा, इसकी प्रॉपर्टी, इसको कैसे जनरेट करते हैं, कैसे प्रोपोगेट कराया जाता है, एक्स रेस को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी यूजेस। इसी तरह से यूवी रेस, IR रेस, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव, सब के हम इलॉबरेट करके यूजेस पढ़ेंगे। तो अभी मोटा मोटा देख लीजिए, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इस तरह से कैटेगराइज करते हैं
कि गामा रेस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है और एनर्जी भी हाई होती है। अच्छा, इसकी एनर्जी हाई और फ्रीक्वेंसी हाई क्यों होती है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। हालांकि फ्रीक्वेंसी को आप एफ से भी डिनोट करते हैं, न्यू से भी डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, एक फोटोन की एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब आप एक साइन हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी का तो आप लगाते हैं कांस्टेंट h इसको बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। दोस्तों इसको बोला जाता है प्लांक्स कांस्टेंट बोला जाता है। यहाँ पे न्यू को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की वेव की फ्रीक्वेंसी, और ये होती है एनर्जी ऑफ फोटोन, और फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। चलिए ठीक है। तो गामा रेस की जो फ्रीक्वेंसी होती है काफी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो हाई एनर्जी होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिस सोर्स की या जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी हाई एनर्जी होगी। और लो वेवलेंथ होता है, आपको मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो मीडियम में जो लाइट की वेव की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। अच्छा, अगर वेव की स्पीड कांस्टेंट होगी तो फ्रीक्वेंसी इसकी वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो ये आपका देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ के, ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे कम वेवलेंथ इसका होता है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका लो वेवलेंथ होता है। इसके बाद आपकी आती है एक्स रेस, फिर आती है अल्ट्रा वायलेट रेस, फिर आपका आता है विजिबल लाइट, ये आता है लाइट, विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट में भी हम इसको कैटेगराइज करते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये इसके स्पेक्ट्रम बन जाते हैं। विजिबल लाइट का ये स्पेक्ट्रम है और ये इसका वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसका ऑर्डर होता है। हालांकि आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। आप इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, F = c/λ करके आप इसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज भी निकाल सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आपका आता है इंफ्रारेड रीजन, फिर आता है माइक्रोवेव्स, फिर आपका आता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो होती है, बहुत ही लेस फ्रीक्वेंसी होती है, और इसकी एनर्जी भी बहुत ही लेस होती है, लेकिन इसकी हाई वेवलेंथ होती है, लार्ज वेवलेंथ होती है। तो देखिए ये आपका है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, और यहां से आपको बनेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी का बढ़ता हुआ क्रम है, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेस की और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, रेडियो वेव्स की होगी। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। सबके अलग अलग यूजेस पढ़ेंगे, सबको अलग अलग तरीके से कैसे प्रोड्यूस कराया जाता है, कैसे सब अलग अलग तरह से जनरेट होती है, हम इसको पढ़ेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए। इसके बाद हम देखेंगे मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मेरिट्स, फिर देखेंगे उसके डीमेरिट्स। बने रहिए। फ्रेंड्स ये हमारी मेरिट्स ऑफ मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी की कुछ मेरिट्स हैं। जैसे ही वाज एबल टू एक्सप्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। मैक्सवेल की सबसे बड़ी मेरिट्स ये है कि ही वाज एबल टू एक्सप्लेन द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट के पोलराइजेशन को उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि इन्होंने माना था कि लाइट एक ट्रांसफर वेव नेचर है, मतलब लाइट की जो वेव का नेचर है वो ट्रांसफर नेचर का है। इस वजह से उन्होंने पोलराइजेशन ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर दिया, मतलब प्रकाश का ध्रुवण एक्सप्लेन कर दिया। Predicted changing electric field induced a changing magnetic field, which is in turn induced a changing electric field, creating a self-propagating wave that travels through a space at speed of light। मतलब इन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करती है तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर से टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और अगेन ये प्रोसेस चलता जाता है। ये एक दूसरे को टाइम वेरिंग फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए प्रोपोगेट करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शन ऑफ मैक्सवेल्स थ्योरी की प्रेडिक्शन से ये जो टाइम वेरिंग फील्ड्स एक दूसरे को सेल्फ प्रोपोगेट करते चलती हैं और मीडियम में आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट से। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेरिट्स है मैक्सवेल्स की। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे प्रोपोगेट किया जाता है, ये कैसे जनरेट किया जाता है, या इनको कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने के कई तरीके हैं, जैसे ऑसिलेटिंग चार्ज इन एन एटम, किसी भी एटम में चार्ज का ऑसिलेट कराना, किसी भी एटम में चार्ज को ऑसिलेट कराना। जैसे मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल या एक एटम, क्रिस्टल एटम हमारा रेस्ट पे है, और हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को हम इस पे क्या करें, स्ट्राइक कराएं। जब एक हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इस पे स्ट्राइक करता है तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है, एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। तो एक्स रेज भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक्स रेज को प्रोड्यूस करने का ये भी एक तरीका है।
ऑसिलेटिंग चार्ज इन एन एटम, एंटीना में चार्ज का ऑसिलेटिंग, हीटिंग ऑब्जेक्ट्स, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और जब वाइब्रेट करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब रेडिएशन के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमिट करते हैं, इमिशन करते हैं। जैसे एटॉमिक ट्रांजिशन, अब एटॉमिक ट्रांजिशन में क्या होता है कि जब आपका एक एटम का इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व करता है, तो जब ये बाहर से थर्मल एनर्जी को गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है तो अपने हायर ऑर्बिट में चला जाता है, और हायर ऑर्बिट में जाकर वो कितने समय तक रहता है, 10 टू द पावर -8 सेकेंड तक रहता है, मतलब 1 शेक। और आपको पता होना चाहिए 1 शेक किसके इक्वल होता है, 10 टू द पावर -8 सेकेंड के इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो हायर ऑर्बिट में जा रहा है वो 1 शेक तक रहता है, मतलब 10 टू द पावर -8 सेकेंड तक रहता है, और लौट कर वापस कहां आता है, अपने ग्राउंड स्टेट में आता है। क्यों आता है ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और हर एक सिस्टम चाहता है कि वो अपनी मिनिमम से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में रहे। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी को गेन कर लेता है तो वो एक्साइट होकर जब हायर एनर्जी शेल में जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, और जैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है वो अनस्टेबल हो जाता है, तो दोबारा लौट के क्या आता है, अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आता है। तो जब अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो जिस एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया था एटमॉस्फेयर से, उस एनर्जी को वो क्या करता है, इमिट आउट करता है। जब वो इमिट आउट करेगा तो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में वो इमिट आउट करता है। तो एटॉमिक ट्रांजिशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस होती है। जैसे स्पार्क गैप्स से भी, जैसे आपने देखा होगा कैथोड रेज ट्यूब में जो सीआरओ होता है, कैथोड रेज ऑसिलेशन में स्पार्क गैप से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। जैसे एक्सेलरेटिंग अ सिंगल चार्ज, एक सिंगल चार्ज को अगर आप साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट करा दे तो उससे भी क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर जाएगी। तो जब किसी चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करते हो तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराती है, फिर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और ये एक दूसरे को साइमल्टेनियसली इंड्यूस करते चलते हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। यही आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा मेरिट्स ऑफ मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और साथ ही साथ में हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट हमारे तरीके, अलग अलग तरीके हैं, और इसको हम इलॉबरेट करके एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट की वेव थ्योरी का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। बाकी इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं सबको हम इलॉबरेट करके डिस्कस करेंगे, परेशान मत होइए। ये कुछ डीमेरिट्स ऑफ मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के फ्रेंड्स कुछ डीमेरिट्स हैं। कुछ डीमेरिट्स क्या है, जैसे कि लैक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स का लैक हो गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में। जैसे एग्जांपल के तौर पे ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। और प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इन्होंने माना था कि लाइट एक वेव नेचर है, लाइट का नेचर वेव नेचर है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये पार्टिकल नेचर का फिनोमेना है, ये फोटॉन्स नेचर का फिनोमेना है। सेकंड, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स इनके सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ये सोच रहे थे क्यों दुनिया के पास मैग्नेटिक मोनोपोल्स नहीं है, जबकि इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करता है। जैसे मतलब एक सिंगल चार्ज एग्जिस्ट करता है लेकिन एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनका ये कहना था क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे एक सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है तो क्या एक सिंगल पोल भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो इनका ये सोचना था क्या एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यही लिखा गया है एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स। द थ्योरी assume that universe lacks magnetic monopoles. This theory require to modification of that to achieve full symmetry between electric field and magnetic field of monopoles were exist. इनका ये कहना था कि इनके बीच हम सिमेट्री स्थापित करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर आप देखिए तो आपको पता है कि फर्स्ट गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन भी कहलाता है, और ये है आपके सामने गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे रो को क्या बोलते हैं, यहाँ पे रो को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फ्रेंड्स यहाँ पे रो को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोला जाता है। यही मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और याद रखिएगा डाइवर्जेंस ऑफ ई कभी जीरो नहीं होता। फॉर अ सिंगल चार्ज, एक सिंगल चार्ज के लिए
कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस के अंदर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल लगा दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया है, तब उस केस में डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही केस में जीरो हो जाएगा, जब एक क्लोज सरफेस के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लग देंगे। अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर एक सिंगल चार्ज है, तो एक सिंगल चार्ज के लिए डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो नहीं होगा। बट अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके लिए डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ये है आपके सामने गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसी को बोलते हैं मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, डाइवर्जेंस ऑफ V इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रेंड्स। ठीक है, और यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, और अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता तो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज, ये हमेशा होगा, इज ऑलवेज जीरो। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस हमेशा जीरो होगा। और ये बात, इस बात का प्रमाण है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रिक का एक पोल एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी जीरो, बट डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, और इसी को बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल का सेकंड लॉ है, और इसी को बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स, लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। तो मैक्सवेल का मैग्नेटोस्टैटिक्स का ये सेकंड लॉ है, सेकंड इक्वेशन है। ये आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन, ये आपके सामने सेकंड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन है आपके सामने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ है। इसमें कहा जाता है कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। इसी को बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये इक्वेशन है, और इसी को बोला जाता है मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन। तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। यहाँ पे बी है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, और ई को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि आप वेक्टर फॉर्म में मत लिखिए, कोई जरूरी नहीं है वेक्टर फॉर्म में लिखना, आप इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखिए तो ज्यादा बेहतर है। अब हमारे पास आखिरी आता है एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन। ये हमारा मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है। कर्ल ऑफ बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। बोलो क्लियर? अच्छा, जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको यह बताता है कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, सो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको ये इक्वेशन बताता है। क्लियर है दोस्तों? और माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन बताता है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो हमेशा क्या करेगी? अपोज करेगी उस फैक्टर का जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। ये माइनस साइन डिस्क्राइब किया जाता है लेंस लॉ से। यहीं से आपको बताई जाती है एडी करंट की डायरेक्शन। बोलो क्लियर है फ्रेंड्स? ये आपके सामने है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बस इतना बताता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपके सामने फोर्थ है एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन। ये मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है, मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है। और मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन क्या है? कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन dt। और ये बताता है कि व्हेनेवर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, मतलब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वाइसी वर्सा एक दूसरे को प्रोड्यूस करते चलते हैं। यहाँ पे जी को बोला जाता है करंट डेंसिटी। यहाँ पे जी क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे जी है करंट डेंसिटी। क्लियर? और यहाँ पे म्यू नॉट है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और इस डेल को बोलते हैं नेबुला, स्पेस ऑपरेटर नेबुला। और इस नेबुला की वैल्यू क्या होती है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज की वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये स्पेस ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर इसको बोलते हैं, और इसको बोला जाता है नेबुला। ठीक है, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल्स, स्टोक्स थ्योरम्स एंड गॉस थ्योरम, तो इसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे ये डेल ऑपरेटर, स्पेस ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो गया? सेकंड डीमेरिट्स ऑफ द मैक्सवेल्स इक्वेशन की सेकंड डीमेरिट्स हो गई। और थर्ड इसकी डीमेरिट है एक्सप्लेन, अनएबल टू एक्सप्लेन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। मैक्सवेल थ्योरी भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में असमर्थ थी। तो इसको उन्होंने, किसने इसको एक्सप्लेन किया? आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया।
ऑन द बेसिस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहां तक कि इन्होंने कॉम्पटन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो मैक्सवेल्स थ्योरी की कई ड्रॉबैक्स है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्लाइड, इसको आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके सामने है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन ऑफ द मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन फॉर द एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, जिसको बोलेंगे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो फ्रेंड्स आपको पता है जैसे कि मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और कॉम्पटन इफेक्ट को। तो इसको एक्सप्लेन किसने किया? क्वांटम थ्योरी, मतलब प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया गया। और इसको किसने एक्सप्लेन किया? आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया। चलिए, तो फ्रेंड्स देखिए प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी कब आई? 1905 में आई। और प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी को सपोर्ट करती है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। तो ही सपोर्टेड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जैसे मैक्सवेल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सपोर्ट करती है वेव नेचर को, क्वांटम थ्योरी सपोर्ट करती है पार्टिकल नेचर को। इनका कहना था कि अ सोर्स ऑफ लाइट, एक जो लाइट का सोर्स होता है, जो प्रकाश का स्रोत होता है, इमिट्स डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स, डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट को इमिट करता है, विच इज कॉल्ड क्वांटा। इसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है फोटॉन्स। और इन्होंने बताया कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है, फोटोन की जो एनर्जी होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और फ्रॉम इट इमिट्स, मतलब जिस सोर्स से वो फोटोन इमिट हो रहा है, उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब फोटोन की एनर्जी जिस सोर्स से फोटोन इमिट हो रहा है, उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। यहाँ पे न्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, हालांकि इसको आप F से भी डिनोट कर सकते हैं। तो E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो जब आप एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो लगाएंगे कांस्टेंट, तो E इज इक्वल्स टू H न्यू। और इसको H को बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं। और ये एक एनर्जी, ये एक फोटोन की एनर्जी का इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है E बराबर H न्यू। फ्रेंड्स यहाँ पे H को बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। यहां से देखिए, आपको पता है, आप ये जानते हैं C बराबर क्या होता है? C बराबर होता है न्यू इंटू लैम्डा या F इंटू लैम्डा। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा? C बाई लैम्डा। न्यू मतलब हो गया F, या न्यू मतलब क्या है? F है, फ्रीक्वेंसी से है। तो हम यहाँ से, आप इसको F से भी डिनोट करिए, न्यू से डिनोट करिए, आपकी मर्जी। तो देखिए फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला हो गया Hc अपॉन लैम्डा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, और H है प्लांक कांस्टेंट। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, क्योंकि प्लांक की क्वांटम थ्योरी बोलती है कि सोर्स से जो लाइट इमिट हो रही है, वो छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में इमिट हो रही है, जिसे हम क्वांटा बोलेंगे, फोटॉन्स बोलेंगे। और ये क्वांटा अपने साथ एनर्जी लेकर आता है, एनर्जी लेकर आता है। और इसकी एनर्जी डिपेंड करती है सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। सोर्स की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। सोर्स की फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी, एनर्जी उतनी कम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, बने रहिए। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आइंस्टीन ने प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे अब पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और इसी एक्सपेरिमेंट पे इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और आइंस्टीन ने एक्सप्लेन कर दिया कॉम्पटन इफेक्ट, आइंस्टीन ने एक्सप्लेन कर दिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। आपको पता है कि फोटोन की वेवलेंथ और इसकी एनर्जी में क्या रिलेशन है? अभी हम लोगों ने बनाया था E इज इक्वल्स टू Hc अपॉन लैम्डा बनाया था, बताइए बनाया था। अगर इसकी वेवलेंथ निकालना हो तो हमारे सामने क्या है? Hc अपॉन E है। बोलो क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए, आपको सब कुछ पता है। यहाँ पे E क्या है? अभी E किसमें है? जूल। अभी एनर्जी किसमें है? जूल में। ठीक है, आपको H की वैल्यू पता है, वो सामने है 6.67 10 माइनस 34 जूल सेकेंड। C की वैल्यू कितनी? 3 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और जूल, एक जूल बराबर होता है 1.6 10 माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को, ये एक चार्ज पार्टिकल को
अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल देंगे, कितने वोल्ट का पोटेंशियल देंगे, 1 वोल्ट का पोटेंशियल देंगे, तो उसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी, 1 जूल की एनर्जी आ जाएगी। तो हम इसको सारी वैल्यूज को उठाकर यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे h की वैल्यू रखते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -34। जैसे c की वैल्यू रखते हैं 3 10 टू द पावर 8 रख देते हैं। और जैसे यहाँ पे हम e की वैल्यू रख देते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और ये आ जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने क्या आ जाता है, सारी वैल्यूज आ जाती है, 12375 आ जाता है, डिवाइडेड बाय ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। और ये जो वेवलेंथ आती है ना फ्रेंड्स, वो किस में आती है, एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ आ जाती है। तो ये फोटोन की वेवलेंथ और उसमें एनर्जी का एक आपके सामने रिलेशन है। इसे मान लीजिए आपके सामने फोटोन की एनर्जी आपको पता है, अगर आपसे फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जा रही है और इसका वेवलेंथ अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं कि फोटोन का वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 12375 डिवाइडेड बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फोटोन की एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आपसे पूछा जा रहा है फोटोन का वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फोटॉन्स के लिए है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी इतनी है, आपको अभी सिर्फ ओवरव्यू में बता रहा हूँ, सिर्फ ओवरव्यू। अभी हमको पूरा डिटेल में डिस्कशन करना है, अभी तो आपका सब कुछ आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी आएगा, अभी हमको मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ना है, इसलिए मॉडर्न फिजिक्स में भी हम प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी पढ़नी है, वेव फंक्शन पढ़ना है, बहुत ढेर सारा पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। अभी सिर्फ ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, वेव थ्योरी ऑफ लाइट का सिर्फ ओवरव्यू पढ़ा जा रहा है बस, ठीक है फ्रेंड्स। पे इतना हमारा प्लैंक क्वांटम थ्योरी यहाँ पे खत्म हुई। अभी तो हमने सिर्फ ओवरव्यू दिया है, इसके बाद हम अपना बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करेंगे वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन में सबसे पहले आपको बताएंगे मैटर वेव। इसमें आपको सबसे पहले आएगा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी, वेव फंक्शन क्या है, मैटर वेव क्या है, इन सब के बारे में हम लोग बिल्कुल इलॉबरेट करके बिल्कुल डिटेल में इसकी वीडियो बनाएंगे। और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, आपकी नीट में, और खासकर 12th क्लास में बोर्ड में क्या क्वेश्चन आ सकता है, और आपके टीजीटी पीजीटीज में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। तो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पे हम यहीं पे छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमारा मेन टॉपिक आएगा वेव नेचर ऑफ लाइट में हाइगेंस वेव थ्योरी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हाइगेंस वेव थ्योरी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।